हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे सीटेट 20 अगस्त 2023 को टारगेट करते हुए जो आपका सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ है, सामाजिक अध्ययन के आज हम लोग 115 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा जिसको डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे एंड यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा आज का ये। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है, बाइलिंगुअल है, आप आराम से समझ सकते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। हमारी जो भारतीय व्यवस्था है वो संघीय है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है वो किस विषय पर अपना कानून नहीं बना सकती। बैंकिंग या संचार के विषय पर, पुलिस के विषय पर या फिर मुद्रा के विषय पर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका चाहे बैंकिंग हो, कम्युनिकेशंस हो या फिर करेंसी की बात हो, ये क्या है, ये आपके केंद्रीय सरकार के विषय हैं। करेंसी, कम्युनिकेशन और बैंकिंग क्या है, ये केंद्रीय सरकार के विषय हैं, ठीक है। जबकि आपका जो पुलिस है, जेल है या स्थानीय सरकार है या स्वच्छता है, अस्पताल है, सार्वजनिक व्यवस्था है, ये सभी आपके राज्य सूची के विषय होते हैं। इसलिए राज्य सूची के जो विषय हैं, पुलिस है, जेल है, स्वास्थ्य विभाग है, इस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है, भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? शक्तियों का बंटवारा, प्रतिनिधि लोकतंत्र, संघवाद या फिर जिम्मेदार सरकार कहते हैं। आपको पता है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत जो है वह राज्यों का संघ है जिसे संघवाद कहा जाता है। भारत सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में फेडरलिज्म कहा जाता है, यानी कि संघवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किन कारणों से ग्रामीण परिवारों से लोग विशेष मौसमों में पलायन करते हैं? देखिए गांव में क्या होता है, कुछ जो विशेष मौसम होते हैं उनमें जो गांव के लोग हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि अपने गांव छोड़ करके दूसरे देश प्रदेश में कमाने चले जाते हैं, पैसा आजीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे क्या ये रीज़न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं, इसलिए जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं? नहीं, जो ग्रामीण जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन है, व्यापार है, काम धंधे है, वो क्यों पलायन करेंगे, क्यों माइग्रेट करेंगे, क्यों कहीं बाहर कमाने जाएंगे? या फिर खेतीहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेती पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जब उनके पास काम नहीं होता तो फिर वो बाहर से भी चार पैसा लाने की कोशिश करते हैं, ये बात सही है। साल के हर एक समय उन्हें काम नहीं मिल पाता, इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं। एंड खेतीहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमा पाते हैं, इसलिए जब भी समय मिलता है तो वो बाहर से भी पैसा कमा करके लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसमें आपका जो ऑप्शन बी सी डी है, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ए को छोड़ करके बी सी डी तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो डैश से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रेज सुविधाएं, जो क्रेज फैसिलिटीज़ हैं, प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जहां पर 30 से अधिक महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं, कार्यरत हैं, तो वहां पर बच्चों की देखभाल के लिए जो क्रेच फैसिलिटीज़ हैं उनकी सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा या कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है? फंडामेंटल राइट्स या फिर राज्य के नीति जो निर्देशक सिद्धांत हैं, प्रस्तावना या फिर 7वीं अनुसूची? कौन सा हिस्सा है, कौन सा भाग है?
भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, उसमें निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें निहित राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करते हैं। ठीक है, तो संविधान का कौन सा हिस्सा? संविधान का भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है ना, तो ये तत्व जो है वो कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिए क्वेश्चन इज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य क्या है? प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, या फिर ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे बनाने का अधिकार दिया गया है। एंड आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है, स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सके। स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सके, या फिर अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन आपका कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य क्या हैं? एक तो ऑप्शन ए आपका, प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानूनी बनाने का अधिकार दिया गया है। इसलिए इसमें आपका जो ऑप्शन ए और बी है ये दोनों ही राइट हो जाते हैं। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर राइट हियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार, यानी कि संसद के द्वारा जो भी कानून पारित किए जाते हैं उनको न्यायपालिका को बदलने का अधिकार है अगर वो मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है। तो फिर इसको क्या कहते हैं? संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार है अगर वो ये मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन करती है, तो इसे न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन कहता है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ? इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं, इसलिए लागू हुआ। उन्होंने अधिक वेतन की मांग की और कई शहरों में काम करने से मना कर दिया। इस क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास के कारण इसमें लोगों की ज़रूरत नहीं रह गई थी, या फिर सरकार इस क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती थी। तो देखिए ऐसा है, जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की बात हो रही है, तो हाथ से मैला उठाने वाले जो कर्मचारी थे, तो उन कर्मचारियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू हुआ। ठीक है, ये तो बात सही है, 1993 में लागू हुआ। क्यों लागू हुआ था? क्योंकि यह मानवीय गरिमा के खिलाफ था। ओके, ये सफाई कर्मचारियों के अमानवीय स्थितियों से छुटकारा दिलाने के लिए था, इसलिए इसको लाया गया। और जो है, क्योंकि इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं, इसीलिए लागू किया गया। तो ऑप्शन इसमें जो आपका ये था वह राइट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी कब हुआ? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो महिला संरक्षण अधिनियम है वह 2005 में पारित हुआ और 26 अक्टूबर 2006 से वह लागू हुआ। ठीक है, जो आपका महिला संरक्षण अधिनियम है 2005 में पारित हुआ और 26 अक्टूबर 2006 से वह लागू हुआ। तारीख दोनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि, चर्चा किस पर हो रही है? चर्चा लिविंगहुड पर हो रही है, आजीविका पर हो रही है। तो जो एक सोशल साइंस की टीचर है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वह घर के काम पर चर्चा न की जाए, या सिर्फ पुरुष मजदूरों के मुद्दों को प्रस्तुत किया जाए, या फिर
आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कहता है केवल नियमित वेतनभोगी काम पर बल दिया जाए, या फिर लोग जिन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं उसका वर्णन किया जाए। जैसा आपसे जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है, चर्चा किस पर टीचर कर रही है, चर्चा कर रही है आजीविका पर, लिविंगहुड पर अगर चर्चा की जा रही है तो एक टीचर को चाहिए कि लोग जिस तरीके से जिन भिन्न भिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं, कोई खेतों में काम करके अपनी आजीविका चला रहा है, कोई जो है व्यापार करके चला रहा है, कोई रिक्शा चला करके अपनी आजीविका कमा रहा है, कोई बड़े ऑफिस में काम करके अपने आजीविका चला रहा है। तो इस तरीके से लोग जिस तरीके से भिन्न भिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं उनका वर्णन किया जाए, यही ऑप्शन इसमें आपका बेस्ट रहेगा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों को अक्सर भिन्न भिन्न काम जो है वो देती हैं, ठीक है। तो ये ऐसा विश्वास करती है कि जो टीचर हैं वो स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रकार का काम जो है निर्धारित करती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टीचर जो है क्या विश्वास करती हैं, सभी बच्चों को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाना उन्हें पसंद नहीं आता, इसलिए सबको अलग अलग काम दे देती हैं, या फिर विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हर व्यक्ति का अपना अलग रुचि क्षमता योग्यता होती है, उसके हिसाब से वो सबको अलग अलग काम देती हैं, या फिर यह विद्यार्थियों में कंपटीशन को जो है कि प्रमोट करता है। इस विधि से विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। तो क्या ऑप्शन आपका बेस्ट रहेगा? देखिए जो टीचर है वो सभी बच्चों को काम अलग अलग दे रही है, इसका मतलब है कि टीचर ये जानती हैं कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हर बालक की योग्यता अलग है, क्षमता अलग है, बुद्धि अलग है, रुचि अलग है, इसलिए बालकों को अलग अलग प्रकार का काम टीचर दे रही है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन 28 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है? अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, ऐसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी का स्टेटमेंट है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें क्या कर दिया है? गुलाम बना दिया है। अगला क्वेश्चन कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 10 अप्रैल। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में की थी। डेट ध्यान रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना। और अच्छा अगर ये पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 10 अप्रैल 1875 में की। कब? 10 अप्रैल 1875 में। कहाँ की? बम्बई में। कहाँ की? बम्बई में। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और ऑप्शन आपका सी राइट होता है। हम इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए, ज्योतिबा राव फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की? उसके पीछे क्या रीजन थे? कुछ अमेरिकी नागरिक अधिकार सक्रियतावादियों ने इसके प्रकाशन में आर्थिक मदद की थी, इसलिए उन्होंने अमेरिका के लोगों को जो है ये पुस्तक समर्पित की, या फिर इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी, इसलिए उन्होंने जो है पुस्तक समर्पित की। इस किताब में विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे अमेरिका अश्वेतों ने नागरिक अधिकार आंदोलन लड़ा था, या फिर फूले ने यह किताब तब लिखी जब वे अमेरिका में एक अल्पकालिक भ्रमण पर गए थे। देखिए चलिए, ऑप्शन इसमें आपका जो है, पहले समझिए बात को। जैसा क्वेश्चन कह रहा है, ज्योतिबा राव फूले द्वारा अपनी जो किताब थी गुलामगिरी, हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा राव फूले की है। ठीक है, तो ज्योतिबा राव फूले द्वारा अपनी किताब गुलामगिरी को अमेरिका के लोगों को समर्पित करने का मुख्य कारण है कि क्या कारण है? अमेरिका आंदोलन, जो अमेरिकी आंदोलन को गुलामों को मुक्त करने के लिए समर्पित की, क्योंकि उन्होंने भारत में निचली जातियों की स्थिति और अमेरिका में अश्वेत दासों की जो स्थिति थी उसके बीच समानताएं पाई। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी रहेगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कहता है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने बुलंद किया था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह नारा आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए, शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। वो मतलब महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि नमक आंदोलन में जो महिलाएं हैं वो अपनी भागीदारी करें, यानी कि पार्टिसिपेट करें। निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया था? किसने मनाया था? अंबाबाई ने मनाया था कि महिलाओं को भी नमक आंदोलन में शामिल कर लिया जाए, या फिर पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, या फिर सरोजनी नायडू? जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो फिर आपकी सरोजनी नायडू थी, कौन? सरोजनी नायडू ने महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने के लिए स्वीकृति देने के लिए मनाया था किसको? गांधी जी को। ठीक है, जो सरोजनी नायडू हैं इनको जो है भारत की कोकिला भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, ध्यान रखिएगा। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी और इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्यमंडल, या फिर बहिर्मंडल? तो यहाँ पे आपका जो मेसोस्फीयर है, जिसको मध्यमंडल भी कहते हैं, मेसोस्फीयर यानी कि जिसको मध्यमंडल भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि आपकी जितने भी उल्कापिंड होते हैं वो जल जाते हैं। किस में जल जाते हैं? मध्यमंडल में आकर के जल जाते हैं। वायुमंडल के नीचे से ऊपर की तरफ लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो परत है मेसोस्फीयर यह स्थित है। मध्यमंडल जो है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। क्या? मध्यमंडल पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, उष्णकटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, ऐसा इसलिए होता है, या फिर क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है, या फिर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण जो है करने के कारण ऐसा होता है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक से सिर के ऊपर होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन जो ए है वह आपका राइट हो जाता है। कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? पहले तो ये बताइए, जो स्वर्ण चतुर्भुजीय जो आपकी ये परियोजना है ये कब शुरुआत की गई इसकी? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत 2001 में की गई थी। ध्यान रखिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत 2001 में की गई थी और ये आपका जो है देश के 4 महानगर में आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है, इनको 4 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ने वाली परियोजना थी ये। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह आपका राइट हो जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुजीय जो योजना है 2001 में लाई गई, जिसमें आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये शहर जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एशिया में भारत के किस यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल है? सड़क मार्ग का जाल है, रेल मार्ग का जाल है, जल मार्ग, या फिर पाइपलाइन का जो है जाल है? तो आपको बताते चलें कि एशिया में भारत के रेल मार्ग के साधन का सबसे बड़ा जाल है। किसका? रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल है। भारत में अमेरिका, चीन, रूस के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे भारत का है। भारत में 1,26,366 किलोमीटर लंबा कुल रेल नेटवर्क है। ओके, भारत में जो पहली रेल लाइन थी वो मुंबई और ठाणे के बीच बिछाई गई थी, जिसकी लंबाई भी 34 किलोमीटर थी।
ओके। और 16 अप्रैल 1853 की बात है, 16 अप्रैल 1853 में क्या हुआ था, इसी रेल लाइन पर पहली रेलगाड़ी भी चलाई गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है वह क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन इज, दिए गए कथन के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मानव एक विशेष संसाधन किस कारण है? कौशल, ज्ञान, प्रौद्योगिकी या फिर व्यक्तित्व के कारण मानव एक विशेष संसाधन है। तो यहाँ पे आपका कौशल और ज्ञान, ठीक है। प्रौद्योगिकी तो अलग चीज़ है, वो तो बाद में आती है, पर्सनैलिटी अलग चीज़ है। लेकिन जो मानव एक विशेष संसाधन है वो अपनी स्किल्स के कारण है, वो अपनी नॉलेज के कारण है, अपनी बुद्धि के कारण है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए और बी जो है वो दोनों ही यहाँ पे राइट हो जाते हैं। बहुत फास्ट रिवीजन है। और अगला क्वेश्चन कहता है, वृक्ष की उन कतारों को क्या कहा जाता है? वृक्ष की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है? उसे जो है कि इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, या शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, कॉन्टूर प्लांटिंग कहते हैं, या फिर स्ट्रिप प्लांटेशन कहा जाता है। वृक्षों की उन कतारों को आश्रय पट्टी कहते हैं डियर फ्रेंड। क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, जो मृदा को अपरदन से, मिट्टी को कटने से बचाने के लिए, वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है। इसका जो उपयोग है वो आपकी कृषि की भूमि है, भवन हो गए, ठीक है, और मिट्टी को कटाव से बचाने के लिए किया जाता है। आश्रय पट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? आश्रय पट्टी कहलाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों, विश्वासों, विचारों और लक्षणों को क्या कहते हैं? वैल्यूज, बिलीफ्स, आइडियाज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जो पास्ट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रिवाज, या फिर जो है कि इथेनिसिटी, नृजातीयता, संस्कृति, या फिर आत्मसात्करण कहते हैं उसको। तो हमारे समाज के जो भी मूल्य थे, विश्वास थे, विचार थे, लक्षण थे, हमारे समाज के जो भी तौर तरीके थे, वो हमारे दादाजी से पिताजी को मिले, पिताजी से हमको मिले, हमसे आगे हमारे बच्चों को मिलेंगे। ये क्या है? यह संस्कृति है। क्या है? इसको संस्कृति कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी था, जो कि ये संस्कृति ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित क्षेत्र में काम करती हैं। ये क्वेश्चन आपका 28 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित क्षेत्र में काम करती हैं। अधिक से अधिक महिलाएं किस क्षेत्र में काम करती हैं? एग्रीकल्चर में, या फिर मेडिकल लाइन में हैं, टीचिंग में हैं, या फिर प्राइवेट कंपनीज में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं? तो हमारे भारत में अधिकांश जो महिलाएं हैं वह आपकी कृषि कार्य में हैं, एग्रीकल्चर वर्क में हैं। आपको बताते चलें, कृषि जनगणना के अनुसार 73.2% जो गांव की महिलाएं हैं वो एग्रीकल्चर वर्क में संलग्न हैं, एग्रीकल्चर वर्क करती हैं 73.2% वो हमारे भारत में, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो आपका ए था वह राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यह डैश का निर्णय होता है, यह डैश का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। कौन है वो? निर्वाचित सरकार का निर्णय होता है, या भारत के लोगों का निर्णय होता है, राज्यसभा के सदस्यों का, या फिर लोकसभा के सदस्यों का? तो यहाँ पे ये भारत के लोगों का निर्णय होता है, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है, ठीक है, और इसके कामकाज के बारे में निर्णय भी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगहों पर एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति डैश के रूप में जानी जाती है। निर्दिष्ट है दोहरा बोझ के रूप में, अधिभार, दोहरा काम, या फिर अधिक समय के बारे में। तो वह आपका एक डबल बर्डन, दोहरा बोझ के रूप में जानी जाती है, देखी जाती है। पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगहों पर एक श्रमिक के रूप में जो महिला है उसकी स्थिति दोहरा बोझ के रूप में रेफर्ड होती है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में
डैश न्याय का उल्लेख नहीं किया गया? सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का, कानूनी न्याय का या फिर राजनीतिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कानूनी न्याय का, किसका? कानूनी न्याय जो है, कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का भी वर्णन देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी था वह आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? संविधान की व्याख्या का जो मुख्य रूप से अधिकार होता है वह विधायिका के पास होता है, कार्यपालिका के पास होता है, न्यायपालिका या फिर संसद के पास होता है। संविधान की व्याख्या का जो अधिकार है वह मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है, जुडिशरी के पास होता है। किसके पास? न्यायपालिका के पास होता है। क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में, मान लीजिए जो टीचर है या आप हैं वो सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, शिक्षण में कहानी कहने की विधि किस स्तर की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगी? बुनियादी स्तर यानी कि जो कहानी कहने का जो मेथड है, ठीक है, जो स्टोरी टेलिंग मेथड है वो सिर्फ फाउंडेशनल लेवल पे ही उपयोगी होगा, या प्रिपरेटरी लेवल जो हमारा प्रारंभिक स्तर होता है, या माध्यमिक स्तर पर, या हर एक स्तर पर उपयोगी हो सकता है? तो यहाँ पे जो आपका स्टोरी टेलिंग मेथड है वह हर एक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में उपयोगी हो सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्रों को क्या प्रदान करती हैं? सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्रों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, भेदभाव के अवसर तो बिल्कुल नहीं, आत्म केंद्रता के अवसर या फिर अलगाव। तो यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियां जो होती हैं सामाजिक विज्ञान के छात्रों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं। किसके? आत्म अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं। ठीक है। क्वेश्चन कहता है शैक्षिक आकलन के क्षेत्र में किसने सर्वप्रथम निर्माणात्मक मूल्यांकन के संप्रदाय का उपयोग किया था? बेंजामिन ब्लूम ने, माइकल श्रिविन ने, या फिर लॉरेन डब्ल्यू एंडरसन ने, या फिर जॉन डेवी ने? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट क्या रहेगा? राइट आपका है माइकल श्रिविन। कौन? माइकल श्रिविन ने शैक्षिक आकलन के क्षेत्र में सर्वप्रथम निर्माणात्मक मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट का उपयोग किया था। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी क्या? माइकल श्रिविन इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा फास्ट और चलते हैं, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? मणिग्रामम और नानदेशी, क्या ये व्यापार संघ है? जी हाँ, ये आपका सही और सटीक मैच कर रहा है, लेकिन हमें ये ढूंढना है कि कौन प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है। मणिग्रामम और जो नानादेशी है ये आपका व्यापार संघ है। शिकस्ते व नस्तलिक ये जो है स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ये लेखन की शैली है। वेटी और जो है कदमाई, ये वेटी और कदमाई भूमि की श्रेणियां हैं? नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं, मुवेंदवेर और अरैयर ये उपाधियां हैं, ये भी बात सही है। ऑप्शन जो सी है ये आपका मैच नहीं करता है। अगर यहाँ पे बेगार कर एवं भू राजस्व कर लिखा होता देन इट विल बी राइट। ओके, तो वेटी और कदमाई क्या है? ये बेगार कर और भू राजस्व कर के अंतर्गत आते हैं, भूमि की श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते। ये आपका ऑप्शन जो सी है वह मैच नहीं करता। क्वेश्चन कहता है भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने, आधिपत्य स्थापित करने की निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आलोचना करता है? तो वह आपका स्वाभिमान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने, आधिपत्य स्थापित करने की जो आलोचना है वह आपका स्वाभिमान आंदोलन करता है। कौन करता है? स्वाभिमान आंदोलन करता है। क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस नए राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम भाषाई राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। प्रथम भाषाई राज्य के रूप में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है? ठीक है,
आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स शोज द वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, भौतिक मानचित्र, क्या यह वनस्पति के वितरण को दर्शाता है? राजनीतिक मानचित्र, भाई बात यहाँ पे राजनीतिक मानचित्र वनस्पति में कैसे घुस जाएगा, है ना? या फिर थीमेटिक मानचित्र, या फिर ऑप्शन आपका डी स्केच, जिसको हम खाका कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है वनस्पति के वितरण की, तो इसको दर्शाने वाला मानचित्र आपका थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा, थीमेटिक मैप हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय संगति के निर्माण के मुख्य खनिज हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मिनरल कंस्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास? सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और लौह, या फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिना। तो कौन हो जाएगा? सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना महाद्वीपीय संगति के निर्माण में मुख्य खनिज पदार्थ हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं है? पश्चिमी पवनें स्थायी नहीं है, पूर्वी पवनें स्थायी नहीं है, या फिर जो मानसून विंड्स हैं वो स्थायी नहीं है, या फिर ट्रेड विंड्स स्थायी नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो मानसूनी पवनें हैं, कौन? मानसूनी पवनें स्थायी नहीं होती, मानसून विंड्स स्थायी नहीं होती, ये मानसून के कारण चलने वाली पवनें होती हैं। बाकी आपका चाहे व्यापारिक पवनें हों, पूर्वी पवनें हों, या पश्चिमी पवनें हों, ये स्थायी पवनें हैं। ये पवनें स्थायी हैं, ये विंड्स स्थायी हैं, ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, लेकिन यह मानसून के कारण चलने वाली पवनें हैं, इसलिए ये स्थायी नहीं हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए, क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? यानी कि जैसे ये पृथ्वी की सतह है, अब इससे शुरू होने वाला एक सीक्वेंस में हमको बताना है कि वायुमंडल में ये जो हमारी ये नीचे पृथ्वी की सतह है जहां हम रहते हैं, इसके ऊपर अब कौन सी परत आएगी, फिर उसके बाद कौन सी परत आएगी, फिर इसके बाद कौन सी परत आएगी, फिर इसके बाद, ये हमें एक सीक्वेंस से बताना है। तो वह आपका जो परतें हैं उसमें सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल आता है। इंग्लिश इनकी जरूर याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है यहाँ पे क्षोभ मंडल लिख करके अगले क्वेश्चन में ट्रोपोस्फेयर लिख दे ओनली। तो अगर आपको इंग्लिश पता होगी देन आप आंसर राइट टिक कर पाओगे। तो इसमें सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आता है, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा जो है वह समताप मंडल आता है, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद मध्य मंडल आता है, मेसोस्फेयर, और फिर लास्ट में आपको आपका थर्मोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल आता है। ये एक सही सीक्वेंस है। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप, उसके ऊपर मध्य मंडल, और फिर लास्ट में बाह्य मंडल आता है, इसके ऊपर बहिर्मंडल आ जाता है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं? रेखीय, वृत्तीय, वृत्ताकार, प्रकीर्ण, या फिर सघन? देखिए यहाँ पे आपका जो कॉम्पैक्ट है सघन, यह आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि जो सघन प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर जो होते हैं वो पास पास बने होते हैं। इसको जो है घननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घननी, या सघन बसी हुई ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। सिर्फ आपका रिवीजन करा रहे हैं इसीलिए इतना फास्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन कहता है पलवारने मल्चिंग का महत्व क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मल्चिंग? देखिए इसका क्या महत्व है? पीड़कों को दूर रखता है, इट कीप्स पेस्ट अवे, पौधों की बेहतर वृद्धि में सहायक होता है, उर्वरक की भांति काम करता है, मृदा की नमी बनाए रखने में सहायक होता है। तो यहाँ पे जो पलवार है जिसको मल्चिंग भी कहा जाता है, ये पलवार से क्या होता है कि मृदा की नमी बरकरार रहती है, मृदा की जो नमी होती है वह बनी रहती है, क्योंकि पलवार में मृदा को प्लास्टिक की एक पतली परत से ढक दिया जाता है जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता, और जो हमारी मृदा है इसमें नमी बनी रहती है, मॉइस्चर इसमें बना रहता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन ये कहता है खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बात यहाँ पे खनिज की हो रही है, बात यहाँ पे मिनरल्स की हो रही है। मिनरल्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? देखिए खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है,
ठीक है, बात सही है, ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन हमें ये ढूंढना है कि सही कौन सा नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, ये भी बात सही है कि जो खनिज है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है जो खनिज हैं पूरे स्थान में समान रूप से फैले होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो खनिज हैं वो पूरे स्थान में समान रूप से फैले हों, ये किसी विशेष क्षेत्र या चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा इसमें गलत हो जाएगा, गलत पूछ रहा है इसलिए यहाँ पे इसको हम सही टिक कर देंगे। किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में ये पाए जाते हैं, पूरे स्थान में समान रूप से नहीं मिलते। तो ऑप्शन आपका जो सी है वो इसमें राइट हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा था कि खनिजों के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी जो है वह खनिज के बारे में सही नहीं है। कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्राचीनतम उद्योग, आयरन इंडस्ट्री क्या ये ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, या फिर जूट इंडस्ट्री, या फिर रबर इंडस्ट्री। ये जो चार इंडस्ट्रीज हैं इसमें ओल्डेस्ट कौन है, सबसे पुरानी इंडस्ट्री कौन सी है। देखिए आपको बताते चलें कि इसमें जो आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यह ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। कपास वस्त्र उद्योग जिसको कहते हैं, कपास वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योग के रूप में जाना जाता है। धागे से कपड़े की बुनाई क्या है, एक प्राचीन कला है। जो धागे से कपड़े की बुनाई की जाती है ये एक प्राचीन ओल्डेस्ट आर्ट है। कपास, ऊन, सिल्का, जूट, पटासन का प्रयोग, इन सभी से जो है कपड़े बनाए जाते थे। निम्न में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड का एक उदाहरण है। यानी कि चार ऑप्शन आपको पढ़ने, इसमें ये बताना है कि किसमें जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे व्यक्ति खुद का अपना रोजगार कर रहा है। जमींदार के घर में काम करती हुई एक खेतीहर मजदूर जो जमींदार के घर में काम कर रही है, दूसरे के घर में काम कर रही है, तो उसके पास अपना खुद का काम कहाँ है, इसलिए ये ऑप्शन पहले ही कट गया। आंगनवाड़ी कर्मी जो है वह भी सरकार की जो योजना है उसके तहत काम कर रही है, इसके पास खुद का अपना स्वरोजगार नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड ये भी वर्कर नहीं है। गांव के एक विद्यालय की एक जो शिक्षिका है वह भी जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर नहीं है। शहर के बाजार में मछली बेचती एक महिला, यह अपना खुद का काम कर रही है, यह स्वरोजगार का एक उदाहरण है। ये जो महिला है वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर है। बाकी ऑप्शन में हम दूसरों का काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर नहीं दिखा रहा ऑप्शन में। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है। महिलाओं और पुरुषों के काम को अलग अलग भाव से देखना, अलग अलग महत्व देना, क्या इससे जो है लड़के और लड़कियों में असमानता दिखाई दे रही है, भेदभाव दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि हम महिलाओं के काम को अलग भाव से देख रहे हैं, पुरुषों के काम को हम अलग भाव से देख रहे हैं, उसको हम अलग ही महत्व दे रहे हैं। बालिका शिक्षा के लिए प्रावधान नहीं, इसमें सिर्फ बालिका शिक्षा के प्रावधान की बात हो रही है, अलग भेदभाव और असमानता की कोई बात नहीं हो रही है। दहेज प्रथा को कम करना, विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बनवाना, वो तो जरूरी है, लेकिन इससे भेदभाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। भेदभाव हम वहाँ कर रहे हैं जहाँ महिलाओं और पुरुषों के काम को हमने अलग अलग महत्व दिया, अलग अलग बांट दिया, ठीक है। लड़कियां जो हैं वो घर में चूल्हा बर्तन करेंगी, लड़के बाहर ऑफिस का काम संभालेंगे, ठीक है। लड़के खाना नहीं बना सकते क्योंकि घर का काम लड़कियों का है। ये क्या है, हमने इसमें भेदभाव कर रहे हैं, ये हम असमानता इसमें दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल फाउंड इन द प्रीएमेबल डिस्करेसेस डिसहार्मनी एड का जो है कम्युनलिज्म में। देखिए समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता या फिर प्रजातांत्रिक। तो इसमें आपका जो भाईचारा है, जो फ्रेटर्निटी है, तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले भाईचारे का सिद्धांत, किसका? भाईचारे का सिद्धांत, वैमनस्य और सांप्रदायिकता,
ठीक है। ये डिसहार्मनी एंड कम्युनलिज्म, वैमनस्य और सांप्रदायिकता को क्या करता है, डिस्करेज करता है, ये इसको हतोत्साहित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। जो संविधान की प्रस्तावना है ये क्या है, संविधान की आत्मा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो डी बी है आपका भाईचारा, वह राइट हो जाता है। क्वेश्चन इज निम्नलिखित स्रोतों में से, नीचे जितने भी सोर्सेज दिए गए हैं उनमें से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास, जो हमारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, उसके टीचिंग के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम गुफा चित्रकारी को नहीं जोड़ा जा सकता, लघु आकारी चित्रकारी को, मिनिएचर पेंटिंग को नहीं जोड़ा जा सकता, या फिर अभिलेख जो इंस्क्रिप्शन है उनको नहीं जोड़ा सकता, या फिर पोर्ट्रेट पेंटिंग यानी कि रूप चित्रकारी, पोर्ट्रेट पेंटिंग को नहीं जोड़ा जा सकता। तो अगर आप टीचिंग कर रहे हैं और वो भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, तो उसमें आपका जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है, क्या पोर्ट्रेट पेंटिंग को, रूप चित्रकारी को प्राचीन भारतीय इतिहास के टीचिंग के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आपको प्राचीन इतिहास से बालकों को परिचित कराना है तो आप गुफा चित्रकारी या फिर लघु आकारी चित्रकारी या फिर अभिलेख, इन माध्यमों से करा सकते हैं, इन माध्यमों को आप उपयोग में ला सकते हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे, यह एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को टीच करने के लिए बेहतर नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया। मैं जो मिसोलिथिक पीरियड इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, घास वाले मैदान बनना, अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, अत्यधिक वन उन्मूलन होना, या फिर ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। डिफरेंट आपको बताते चलें, जो आपका मध्य पाषाण युग है यह आपका 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व का समय है। इसको संक्रमण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण युग को संक्रमण काल भी कहा जाता है। इस दौरान पर्यावरण में हमारे अनेक परिवर्तन हुए, जिसमें घास वाले मैदान बनना, अच्छी बारिश होना, छोटे छोटे औजारों का निर्माण, जिस कारण से माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ भी कहा जाता है मध्य पाषाण को, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए था वह आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन इज आखेटक संग्राहकों जो हंटर गैदरर्स थे उनके द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन, यानी कि जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे उनके रहने के लिए जो एक पर्टिकुलर साइट होती थी, जो एक विशेष स्थान होता था, उसको चूज करने के लिए वैलिड रीजन्स में से कौन सा कारण हो सकता था। अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, यानी कि जो भी हंटर हैं, जो शिकारी हैं, वो वहाँ जा कर के रहेंगे जहाँ अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता हो, या फिर स्थानीय जनजातियों के साथ घनिष्ठता हो, वहाँ जाकर के वो रहेंगे। भगवान एवं अन्य शक्तियों का भय हो, या फिर समूह के मुखिया का निर्णय होगा कि हमको कहाँ रहना है। डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आखेटक संग्राहक हुआ करते थे, हंटर गैदरर्स, वो वहीं जाकर के रहते थे जहाँ अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता हो, क्योंकि उन पत्थरों से ही वो क्या औजार बनाते थे जिससे वो शिकार करते थे। इसलिए उनको रहने के लिए वो स्थान चाहिए होता था जहां अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी स्टोन्स हों, अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर हों। यही इसमें से एक वैलिड रीजन है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। किस बंदरगाह में मिले हैं, धरणीकोटा, पुहार, मदुरै या फिर कारकाई। तो इसमें किस बंदरगाह में, पुहार में। कहाँ, पुहार में। जो पुहार है ये आपका तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में स्थित एक पूर्वी तटीय बंदरगाह स्थित कहाँ है, तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में, जहाँ से प्राचीन कालीन व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। क्या, ये चोल वंश की आरंभिक राजधानी भी थी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने
किसानों से उनकी उपज का 20% यानी कि जितना भी उनके पास किसानों के पास फसल पैदा होती थी उसका 20% जो है कर 20% उसका टैक्स के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। जत्था या खालसा, चौथ या फिर राखी, कौन सी वो व्यवस्था थी? तो यहाँ पे राखी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था? राखी व्यवस्था के तहत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर, 20% क्या लेते थे? टैक्स लेते थे, ठीक है। और बदले में उन्हें क्या देते थे? बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे, ठीक है। बदले में क्या देते थे? बदले में उन्हें प्रोटेक्शन देते थे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 25 जनवरी 2023 का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने, कौन समाज सुधारक हैं वो? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, राजा राममोहन राय हैं, वीर सालिंगम हैं या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग ये सुझाव देने के लिए किया कि जो विधवाएं हैं वो रीमैरी कर सकती हैं, फिर से विवाह कर सकती हैं। तो वह आपके कौन है? 4 ऑप्शन आपको हमने बता दिए। राइट क्या हो जाएगा? वह जो समाज सुधारक हैं वह आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग किया ये सुझाव देने के लिए कि जो विधवाएं हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं, फिर से विवाह कर सकती हैं, ठीक है। कौन है वो आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, ओके। तो इन्होंने जो है सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह के लिए वकालत की थी। उसके बाद आगे चल करके लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था 1856 पारित किया गया, जिससे सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर भी अंकुश लगाया गया। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो गया। क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? देखिए, जो परमहंस मंडली थी बॉम्बे में स्थापित एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था। कैसा? ये आपका जो है गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था, जिसकी स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना जो है इसकी वो दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग आदि लोगों ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह जाति प्रथा का अंत करना था, जाति प्रथा का उन्मूलन था। हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं? तो उसमें आपका जो है कि बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, ओके। शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये वो ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं, ठीक है। तो हमारे सौर मंडल में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाते हैं। A+B बोथ आर राइट। अगला क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, किससे मेल खाती है? 180 डिग्री देशांतर के साथ या 90 डिग्री देशांतर के साथ, 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री अक्षांश के साथ में? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह 180 कितना 180 डिग्री देशांतर के साथ मेल खाती है। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? विलेज एंड टाउन लोकेलिटीज, गांव और शहरी इलाके, राज्य और देश, महाद्वीप और सागर, या फिर विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र। तो जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वह गांव और शहरी इलाकों को इंडिकेट करते हैं। क्या? बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे स्तर के मानचित्रों को भी दर्शाते हैं, जैसे गांव, शहर, गली, स्थानीय स्थलाकृति, प्राकृतिक आवरण, ये जो सब चीज़ें होती हैं ये बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो है वो क्या करते हैं? शो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं। ऑप्शन यहाँ भी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी इलाकों में, महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में, या महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, महाद्वीपों के मध्य में, महाद्वीपों के उत्तर किनारों पर। उष्ण कटिबंधीय जो रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में।
उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि महाद्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र में चलने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो पूर्वी तट से नमी ग्रहण करने के पश्चात पूर्वी तटीय क्षेत्र में घनघोर वर्षा करती हैं और पश्चिमी क्षेत्र तक जाते जाते ये नमी बहुत निम्न मात्रा में रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है नदी का मुहाना क्या होता है? व्हाट इज द रिवर्स माउथ? नदी का मुहाना का मतलब वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? कौन सा देश है? चीन। आपका कौन सा? चीन जो है मुख्य कोयला उत्पादक देश है। चीन मुख्य कोयला उत्पादक देश है। कोयला उत्पादन में देशों का अगर बात करें हम तो अगर घटते क्रम में बात करें तो देखिए चीन, फिर अमेरिका, फिर भारत और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम उत्पादक होता है। चलिए नेक्स्ट वन इस क्वेश्चन, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन के रूप में या फिर संभावित संसाधन के रूप में, स्थानीय संसाधन या फिर अजैविक संसाधन के रूप में। तो विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को वास्तविक संसाधन तथा संभावित संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन इसमें आपका जो ए और बी है दोनों ही राइट हो जाता है। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर राइट ओवर हियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन कहता है ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक, ऐसी कृषि जिसमें जो पशुचारक हैं अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती है ऐसी कृषि? ऐसी कृषि को हम चलवासी पशुचारण कहते हैं, नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसी कृषि जिसमें पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारे पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं उसे चलवासी पशुचारण कहा जाता है। चलवासी पशुचारण कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है किसका? राज्य का, सरकार का, संसद का या संघीय मंत्रिमंडल का? देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है वह राज्य का मुखिया होता है। किसका मुखिया होता है? राज्य का मुखिया होता है, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। संविधान में भारत के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह डैश कहलाता है। सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं? एक तो आपका विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है, तीसरा न्यायपालिका। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीन ये सरकार के तीन अंग हैं। ओके, और तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, जिसे शक्तियों का बंटवारा कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने नाम लिया विधायिका का, विधायिका का काम विधि का निर्माण करना है, कार्यपालिका का काम विधि का क्रियान्वयन करना है, उसको व्यवहार में लाना है, न्यायपालिका का काम निष्पक्ष व्यवहार करना है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक डैश अनुभव प्रदान करते हैं। ये एक प्रोग्राम्ड अनुभव प्रदान करते हैं, बहुसंवेदी होता है, सहयोगी या फिर कार्यात्मक। किसकी बात हो रही है? ऑडियो विजुअल एड्स की। ऐसे टीचिंग मटेरियल की बात हो रही है जिसमें बच्चा सुन भी पा रहा है और देख भी पा रहा है। तो जहाँ पे बच्चा देख भी पा रहा है, सुन भी पा रहा है, वह आपका मल्टी सेंसरी कहलाता है। क्या? उससे बच्चे को मल्टी सेंसरी अनुभव प्रदान होता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चा अपना एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। कानों से सुन रहा है, आंखों से देख रहा है, हाथों से लिख रहा है ना, दिमाग का प्रयोग कर रहा है। जहाँ जिस कार्य में बालक की ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, वह जो उस प्रकार की जो लर्निंग है वह बच्चे के अंदर एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल हो जाती है। बच्चा उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाता है जहाँ पे वो सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करता है। करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है
किसके लिए? चर्चा विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए, प्रोजेक्ट मेथड के लिए, फिर रचनावादी उपागम के लिए। करके सीखना सिद्धांत आप सभी को पता है, प्रोजेक्ट मेथड के लिए, परियोजना विधि के लिए सबसे उपयुक्त होता है करके सीखना। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? विच असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस? योगात्मक आकलन किया जाता है या नैदानिक, जिसको डायग्नोस्टिक आकलन कहते हैं, प्लेसमेंट असेसमेंट है या फिर एजुकेशनल असेसमेंट है? तो निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान जो आकलन किया जाता है उसे नैदानिक आकलन कहते हैं, उसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहा जाता है। किसके दौरान? निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान आपका नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक आकलन किया जाता है। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? ऑप्शन है इसके आपके अरिकामेडु या फिर कावेरीपट्टिनम, अमरावती, मदुरै। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डी भी बहुत पूछ लिया है। देखिए, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? तो यह आपका मदुरै नगर के सम्मेलनों में की गई थी। कहाँ? मदुरै नगर के सम्मेलन में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें संगम की, तो जो संगम है ये तमिल कवियों का एक सम्मेलन था। किसका? जो तमिल कवि थे, तमिल कवियों का एक सम्मेलन था संगम। ओके, जो स्थानीय राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया जाता था। दक्षिण भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के बीच के काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम काल के अंतर्गत 3 वंशों का शासन प्रमुख रहा। 3 वंशों का शासन जो था वह प्रमुख रहा, जिसमें आपका कौन कौन आते हैं? एक तो चेर आ जाती है, चेर वंश आ जाता है आपका, चोल वंश आ जाता है एंड तीसरा आपका पांड्य वंश आ जाता है। ठीक है, संगम काल में 3 सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। एक तो जिसकी हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे मदुरै हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष आपके ऋषि अगस्त्य थे। दूसरा कपाटपुरम हुआ था, जिसका नाम था कपाटपुरम नाम था। ठीक है, और फिर तीसरा जो था वो आपका मदुरा था। ओके, मदुरै, कपाटपुरम और फिर मदुरै हुआ था। तो इस तरीके से ये 3 सम्मेलन हुए थे। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अहोम लोग वर्तमान समय के डैश से आकार ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे से आकर के, बांग्लादेश से आकर के, म्यांमार से आकर के, लाओस से आकर या फिर कंबोडिया से आकर के। तो अहोम लोग जो थे वो वर्तमान समय के म्यांमार से, कहाँ से? वर्तमान समय के म्यांमार से आकर के ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। अहोम जो है यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग की एक जनजाति है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रचारकों ने सेरमपोर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? उस समय यह क्षेत्र आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ठीक है, प्रचारकों ने सेरमपुर में 1793 में, ध्यान रखिएगा 1793 ईस्वी में बैप्टिस्ट मिशन शुरू किया था। कौन सा? बैप्टिस्ट मिशन शुरू किया था। उस समय यह क्षेत्र डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। इसे फ्रेडरिक्स नगर भी कहा जाता था। ओके, चलिए, अच्छा अगर और बात करें तो 1845 की बात है। 1845 में इस पर अंग्रेजों का कब्जा भी हो गया था। और श्रीरामपुर की अगर बात करें, जिसको सेरमपुर इन लोगों ने लिखा है, ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। बात क्लियर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन हमारा गुलामगिरी से संबंधित है। यही क्वेश्चन अभी हमने शायद शुरुआत में किया था। ठीक है, गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसका अर्थ होता है गुलामी। किसने लिखी थी? सही उत्तर चुनिए, किसने लिखी थी? तो यह जो गुलामगिरी पुस्तक है वो आपकी ज्योतिबा फूले ने 1873 में लिखी थी। कब? 1873 में। गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसका अर्थ है गुलामी। ये पुस्तक 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी। ओके, बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? कौन है इसमें जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मध्य एशिया, जिसे स्टेप कहते, स्टेपी। दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड, अर्जेंटीना, पैम्पास या फिर ब्राज़ील।
कंपोस्ट। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कौन है? वह आपका ब्राज़ील है। कंपोस्ट क्या? ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोस्ट घास का मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके। अर्जेंटीना में पाया जाने वाला पैम्पास घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता। बात समझ में आई? अर्जेंटीना में जो घास का मैदान जिसको पैम्पास कहते हैं, यह आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत नहीं आता। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान आपका कंपोस्ट है जो कि ब्राज़ील में है। अब आगे अगर बात करें, जैसे इसमें यहाँ पे दिया हुआ है स्टेपी, तो जो स्टेपी है ये एक घासदार सूखा मैदान होता है जो शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है, ये भी उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित वेल्ड घास का मैदान जो है ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उष्ण कटिबंधीय में नहीं आता। कहने का मतलब है चाहे मध्य एशिया का स्टेपी घास का मैदान हो, दक्षिण अफ्रीका का आपका वेल्ड का जो है कि घास का मैदान हो, या अर्जेंटीना का पैम्पास घास का मैदान हो, ये सभी आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बल्कि जबकि जो ब्राज़ील का कंपोस्ट है वह आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? भारत में जो मानसूनी पवनें हैं क्या वो मौसमी पवनें हैं, या भारत के उत्तरी मैदानों की लू मौसमी पवनों का उदाहरण है, पूर्वी पवनें या फिर पश्चिमी पवनें? देखिए, भारत में जो मानसूनी पवनें हैं ये मौसमी पवनों का उदाहरण है। ये मानसूनी पवनें जून में, कब मानसूनी पवनें? जून में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं और भारतीय क्षेत्र में बारिश करती हैं। भारत में अधिकांश जो बारिश है वो इन्हीं मानसून पवनों के माध्यम से जून जुलाई अगस्त में होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ था? भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, याक पालन के कारण ऊनी उद्योग, ऊंट पालन के कारण चमड़ा उद्योग, या फिर गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग? तो इसमें आपका जो भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग है यह वेल्ड क्षेत्र में विकसित हुआ। पशुपालन और खनन वेल्ड क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दो प्रमुख गतिविधियां हैं। वेल्ड जो क्षेत्र है जिसकी बात हो रही है, वेल्ड क्षेत्र दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट इसके पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें दक्षिण अफ्रीका के सामने वेल्ड लिखा हुआ था। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि जो वेल्ड है यह आपका घास का मैदान है जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ओके, तो ये वही वेल्ड है। ओके, वेल्ड जो है यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है और इसमें भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग विकसित हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण आपका दोनों हरित गृह प्रभाव के कारण बन सकती हैं। सिंपल सी बात है, बायोगैस और ईंधन दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकते हैं, यही इसमें सिंपल सी बात है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? विविधता नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी का उदाहरण है। धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, आर्थिक स्तर का अंतर, या फिर खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। तो इसमें आपका जो जैसे पूछ रहा है विविधता नहीं बल्कि असमानता है, तो वह आपका आर्थिक स्तर का अंतर, आर्थिक स्तर का जो अंतर है यह विविधता नहीं है, ये किसी प्रकार की डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, डाइवर्सिटी विविधता का मतलब होता है कि जैसे अलग अलग धर्म, जाति, समूह, लिंग से जो है संबंध रखना, ये आपका डाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। असमानता का मतलब हो गया कोई अमीर है कोई गरीब है, ये असमानता है। बात समझ में आई? विविधता का मतलब जैसे हम आप अलग अलग धर्म, जाति, समूह, लिंग, समाज से आते हैं, ये विविधता है।
हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, ये हम में आप में अंतर है, डाइवर्सिटी है। असमानता का मतलब है जैसे आप अमीर हैं हम गरीब हैं, ये क्या है, ये असमानता है हम में और आप में, यानी कि हम आप समान नहीं हैं। ये होता है असमानता। आर्थिक स्तर का अंतर जो है यह इसके अंतर्गत आएगा, इनइक्वालिटी के अंतर्गत आएगा, असमानता के अंतर्गत आएगा। हमारा आपका धर्म अलग है, ये अंतर है, हम आप में विविधता है। हमारी आपकी भाषा अलग है, ये विविधता है। हम खाद्य संबंधी आदतों का अंतर, हमारे यहाँ कुछ और चीज़ें पसंद की जाती हैं, है ना, हमारे यहाँ कुछ और खाया जाता है, आपके यहाँ कुछ और चीज़ें पसंद की जाती हैं, ये विविधता है। ओके, बात समझ में आ गई। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? राजद्रोह का कानून जो सेडिशन एक्ट है वह भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। इसे जो है धारा 124A के तहत 1870 में जेम्स स्टीफेन द्वारा पेश किया एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो और राजद्रोह भारतीय दंड संहिता की धारा 124A किसमें 124A के तहत एक अपराध है। ओके, राजद्रोह से तात्पर्य जब कोई व्यक्ति शब्दों द्वारा या तो बोले गए या लिखित या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है, तब इसे राजद्रोह कहते हैं। यह गैर जमानती अपराध है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द टर्म मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडियन टाउन्स एंड सिटीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? संगठित कार्यबल, लेबर चौक, भू मालिक या फिर प्रशिक्षित तकनीशियन। देखिए इसमें आपका जो लेबर चौक है, कौन? लेबर चौक, ठीक है। ये शब्दावली भारत के शहरों के जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनको इंडिकेट करती है। प्रवासी मजदूर कौन होते हैं? प्रवासी मजदूर वे लोग होते हैं जो अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए चले जाते हैं, उन्हें प्रवासी मजदूर कहा जाता है। दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था क्या है आइए समझते हैं। व्हाट इज पुटिंग आउट सिस्टम? दादन व्यवस्था दास के स्वामी के बीच की व्यवस्था है या व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, या फिर किसानों व साहूकारों के बीच की व्यवस्था है? दादन व्यवस्था आपकी व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है। एन अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर्स। ओके, इस व्यवस्था को यूरोपीय व्यापारियों ने कपड़ा व्यापार में विस्तार के लिए शुरू किया था। इसके अंतर्गत छोटे किसानों और कारीगरों को कपड़ा से रिलेटेड जो भी सामान बनाने के लिए एडवांस उनको धनराशि भी दी जाती थी। ऑप्शन बी राइट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होते हैं, या फिर फेडरल कोर्ट इंडिया के न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत के महान्यायवादी। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह आपके भारत के उच्चतम न्यायालय के कौन होते हैं? मुखिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? मध्याह्न भोजन जिसको मिड डे मील भी कहते हैं, इसको शुरू करने वाला पहला राज्य आपका तमिलनाडु था। मध्याह्न भोजन जो योजना है वह 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए बात क्लियर हुई। तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने मिड डे मील शुरू किया था। मिड डे मील आपका 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया था। क्वेश्चन कहता है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? तो वह आपका जो गोल 2 है जिसे लक्ष्य 2 कहते हैं, वह सतत विकास को लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है। ठीक है,
चलिए, सतत विकास से तात्पर्य क्या है? सतत विकास से तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए जिससे प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम क्षरण हो और जो है इन फ्यूचर के लिए उसका संरक्षण भी बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है इनमें में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है? सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय क्या हो सकता है? अधिगमकर्ता केंद्रित होना चाहिए, या फिर आपका पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, या फिर विद्या विशेष केंद्रित? तो इसमें जो आपका रहेगा वह लर्नर सेंट्रिक रहेगा, अधिगमकर्ता केंद्रित रहेगा। ओके, अधिगमकर्ता केंद्रित सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को अगर बच्चे तक आप सामाजिक विज्ञान शिक्षा पहुंचा रहे हैं तो जो भी आपकी शिक्षा हो, जो पाठ्यक्रम हो, वह अधिगमकर्ता यानी कि बच्चे के अनुरूप होना चाहिए। बच्चे को सेंटर में रख करके ही आप शिक्षा प्रदान करें, पाठ्यपुस्तक का चयन करें और सिलेबस भी बच्चे के अनुसार होना चाहिए। कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? आप कक्षा में बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक स्किल्स को डेवलप करना, पाठ्यपुस्तक पढ़ाने की एक रास्ता तोड़ना कि बच्चे कंटिन्यू पुस्तक ही पढ़ते हैं, या फिर छात्रों के कक्षा में समाचार पत्र पढ़ने से शिक्षकों का भार कम हो जाएगा, या फिर छात्रों को देश के सनसनीखेज प्रगतियों से वाकिफ करने के लिए आप उनको न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं। बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ाने का मतलब है समाचार और रिपोर्टों के आधार पर जो एक एनालिसिस, जो एक एनालिटिकल स्किल होती है उसको डेवलप करना, यही जो है न्यूज़पेपर पढ़ाने के पीछे उद्देश्य है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो टीचर है वह भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारी थे उनके बारे में पढ़ा रहा है टीचर, तो उसे क्या करना चाहिए? सिर्फ पाठ्यपुस्तकों में वर्णित जो नाम है उन्हीं की चर्चा करनी चाहिए, या छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा पैदा करनी चाहिए, नेताओं के योगदान का गुणगान करना चाहिए, या स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देने चाहिए? सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो एक टीचर को चाहिए कि वहाँ पे जो लोकल लीडर्स हैं, ठीक है, उस स्थान के जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं उस स्थान के अगर कोई लोकल लीडर्स हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया हो, उन नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण बच्चों को देने चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका राइट हो जाता है। एंड हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले? तो किस नगर से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, या फिर कालीबंगा? तो वह आपका नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो नगर से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले थे। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसमें आपका? मोहनजोदड़ो इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है किस भाषा का एक रूप मगधी है, यानी कि किस भाषा का जो एक रूप है वो मगही भाषा है, वह आपकी प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा का एक रूप मागधी यानी कि मगही है। मागधी जिसको मगही भी कहते हैं भाषा भारत के मध्य पूर्व में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है यूरोप में वुड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा, उसको कंपटीशन के तौर पर देखा? वह आपकी कौन सी फसल है? वह नील की फसल है। ठीक है, वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। वुड पौधा जो है वुड ये पौधा है, आपका प्लांट है। ठीक है, ये शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। ओके, नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड पौधे को उगाने वालों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला जो रंग था वो बेजान और फीका होता था। ओके, तो यहाँ पे वुड के उत्पादकों ने
नील जो भारतीय फसल थी उसको प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा था। बात होती है क्लियर। अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? बंगाल विभाजन के पीछे जो मुख्य कारण था वह बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत था, या बंगाल के लोग यही उनकी मांग थी, या फिर प्रशासनिक सुविधा के लिए, या फिर अगला पॉइंट है बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना और बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए ऐसा किया गया। तो अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना और बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। ठीक है, बंगाल उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र था और उसके प्रशासनिक की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में रहती थी, परंतु लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े क्षेत्र के प्रशासन को सही से नहीं चला सकता था। इसी कारण 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया और फिर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर, कब की बात है ये, 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया। ठीक है, उसके बाद बंगाल को दो भागों में, एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा पूर्वी बंगाल, ठीक है, यानी कि बांग्लादेश में बांट दिया गया। क्वेश्चन कहता है श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की जो शुरुआत की वह कहाँ से की? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में की, या फिर एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए किया, जात विविधता के विचार को समर्थन देने के लिए किया, या फिर पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? तो श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। वीरेश लिंगम पंतुलु एक सुधारक थे। वीरेश लिंगम पंतुलु एक सुधारक थे। किसके सुधारक थे ये? बम्बई प्रेसिडेंसी से आते थे जिन्होंने जातिवाद के विरुद्ध लोगों को लामबंद किया, या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। ऑप्शन यही इसमें आपका सही है कि जो वीरेश लिंगम पंतुलु थे वो एक सुधारक थे जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब ग्रीनविच पर 6:30 यानी 6:30 पूर्वाह्न बजे हों, वो सुबह के जब 6:30 बज रहे हों, तब 11:30 पूर्वाह्न यानी कि 11:30 किस देशांतर पर बजे होंगे? तो यह आपके पूर्व देशांतर पर बजे होंगे। कहाँ बजे होंगे? यदि ग्रीनविच पर 6:30 AM हुआ हो तब 11:30 AM आपका पूर्व देशांतर पर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अन्यों से भिन्न है, यानी कि बाकी से भिन्न है, डिफरेंट है फ्रॉम द अदर्स? सवाना, कंपोज, लानोस, प्रेयरी। अब इसमें देखिए, जो आपका प्रेयरी है ये क्या है? प्रेयरी ये उत्तर अमेरिका के घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी 2-4 दिन पहले जब हमने क्लास कराई थी उसमें भी यही प्रेयरी वाला मिला था। उत्तर अमेरिका के घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। ये एक शीतोष्ण घास स्थल है। बाकी चाहे आपका जैसे सवाना हो या कंपोज हो या लानोस हो, ये उष्णकटिबंधीय घास के उदाहरण हैं। ये तीनों ही उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं। प्रेयरी आपका शीतोष्ण घास स्थल है, बस यही इनमें अंतर है। ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, शैल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किस 1, 2, 3 ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तीनों पर विचार करके बताना है कि इसमें आपका सही क्या होगा। देखिए, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। क्या ये बात सही है? ठीक है, बात तो सही है। आग्नेय शैल मैग्मा से बनती है, बात तो ये भी ठीक लग रही है। दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है, तो जो दक्कन पठार है ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जो दक्कन पठार है ये ग्रेनाइट से नहीं बल्कि बेसाल्ट शैलों से बना है। दक्कन पठार ग्रेनाइट से नहीं बेसाल्ट शैलों से बना है। ओके, यही तो इसमें अंतर है। आपका ऑप्शन ए एंड बी दो राइट है, इसमें आपके ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, आपको बताते चले मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो शैल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतित शैल। ओके, बात क्लियर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर व्यापारिक
निम्नलिखित कथनों पर व्यापारिक पवनों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपका आता है व्यापारिक पवनों के संदर्भ में। व्यापारिक पवनों के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये सिर्फ सर्दियों में चलती हैं। क्या ये बात सही है? व्यापारिक पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं या फिर व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती हैं। जो व्यापारिक पवनें होती हैं डियर फ्रेंड, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ठीक है। दक्षिण अक्षांश के क्षेत्रों अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्ध में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन, एक रूपी समास में किस चीज की कमी पाई गई? समानता की, समरूपता की, या फिर समांगता यानी कि एक रूपता की, या फिर विविधता की? तो एक रूपी समास में विविधता की कमी पाई गई। एक रूपी जो समाज है उसमें किसकी कमी पाई गई? ये विविधता की यानी डाइवर्सिटी की कमी पाई गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विकास खंड स्तर की पंचायत को डैश क्या कहते हैं? विकास खंड स्तर की जो पंचायत होती है उसे जनपद पंचायत कहा जाता है। विकास खंड स्तर की पंचायत को क्या कहा जाता है? जनपद पंचायत कहा जाता है। 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ के द्वारा संचालित संघर्ष जो था वह किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया? तो मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष जो था वह जीविका का आधार राइट टू लिवलाइहुड को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे कहता है राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का जो चुनाव है राज्य के लोगों द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा जो बहुमत दल का विरोध करते हैं उनके द्वारा किया जाता है, या फिर विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों या मंत्रियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। जी हाँ, ये ऑप्शन हमें बेस्ट मिला। कहता है कि राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का जो चुनाव है वो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ओके। नियमों के अनुसार केवल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की जो डेट है वह आपकी 8 मार्च है। ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है? रमाबाई, उमा चक्रवर्ती, सोयराबाई या फिर अरुंधति रॉय कौन है? तो इसकी जो लेखिका हैं वह आपकी उमा चक्रवर्ती हैं। कौन है? उमा चक्रवर्ती। जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस जो पुस्तक है इसकी लेखिका उमा चक्रवर्ती हैं। ओके, उमा चक्रवर्ती राइट आंसर आपका हो गया। अब जैसे रमाबाई है, रमाबाई की पुस्तक का नाम क्या है? स्त्री धर्म नीति। वहीं पर जो अरुंधति राय हैं इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके, बात क्लियर होती है। ऑप्शन आपके क्लियर हो जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में छोटे समूह वाली क्षेत्र आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य क्या है? इसको प्रोत्साहित करने का उद्देश्य शिक्षकों का भार कम करना ताकि वह कम संख्या में परियोजनाओं को आंक सकें, या फिर विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना, या फिर क्षेत्र में विद्यार्थियों की सुरक्षा निश्चित करना। अगला ऑप्शन है प्रभावी लागत वाले होना। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के स्किल्स को डेवलप करना। ठीक है। सामाजिक विज्ञान में छोटे समूह वाली जो क्षेत्र आधारित ऑप्शन क्वेश्चन आप देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान में छोटे समूह वाली क्षेत्र आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के बीच एक टीम के रूप में काम करने के स्किल्स को डेवलप करना। सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। और उच्च ज्वार होता है जब इट इज़ हाई टाइड व्हेन। कब उच्च ज्वार होता है? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तब क्या होता है? हाई
टाइड होता है यानी कि उच्च ज्वार होता है। घरेलू हिंसा पढ़ाते हुए उस महिला जिसने हिंसा झेली हो को दर्शाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा? पीड़िता कहेंगे, संघर्षरत कहेंगे, उत्तरजीवी यानी सर्वाइवर कहेंगे, या फिर कमजोर कहेंगे। तो अगर हम घरेलू हिंसा पढ़ा रहे हैं और वो महिला जिसने हिंसा झेली है उसको हम सर्वाइवर कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वाइवर कहेंगे। क्वेश्चन कहता है 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? तो जो आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और जो तत्कालीन अंग्रेजी सरकार थी उसको सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा और उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा को रोकने का कानून पारित किया। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हुई। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय ने क्या किया? सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में योगदान दिया राजा राममोहन राय ने। किसने? राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले जैसे चीड़, देवदार आदि उगते और पैदा होते हैं? यह आपके शंकुधारी वन में, शंकुधारी वनों में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, हेमलॉक, स्प्रूस ये सभी शामिल होते हैं और उगते हैं, पैदा होते हैं। मानसून पवने हैं। मानसून पवने कौन है आपकी? जो मौसमी पवने होती हैं, जो सीजनल विंड्स होती हैं, वह आपकी क्या है? वह मानसून पवने हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और क्लास केसरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। सभी विषयों की विस्तृत व्याख्या देकर के, अधिक शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा, आवधिक परीक्षाओं के आयोजन द्वारा, या फिर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो आपका बेस्ट है। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते समय विद्यार्थियों को अधिक इफेक्टिव जो अवसर दिए जा सकते हैं वो वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस हैं, उन पर आधारित शिक्षण के द्वारा उनको हम जो है बेहतर अवसर दे सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्या हम और भी सब्जेक्ट्स की 100 क्वेश्चंस की क्लासेस आप तक लेकर के आते रहें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शैक्षिक आकलन से तात्पर्य क्या है? शैक्षिक आकलन से तात्पर्य है शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन। ऑप्शन ए इसमें भी राइट हुआ। हमारे 115 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, आपकी क्लास कंप्लीट हुई। कैसी रही क्लास जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।